नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश अब लॉकडाउन से अनलॉक होने की ओर बढ़ रहा है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 के नाम से 30 जून तक के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें लॉकडाउन को सिर्फ कोरोना के कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित करने की बात कही गई है। मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के अलावा पूरे देश में प्रतिबंधों को 3 चरण में हटाने का खाका पेश किया है। देश में अब धीरे धीरे लॉकडाउन समाप्ति की ओर है। लॉकडाउन के दौरान लगे प्रतिबंधों को 3 चरण में हटाने का खाका तैयार किया गया है। पहले चरण में 8 जून से मंदिर व अन्य धर्मस्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोल दिए जाएंगे। दूसरे चरण में जुलाई से स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान खोलने पर फैसला होगा। तीसरे चरण में मेट्रो, सिनेमा हॉल्स और स्विमिंग पूल समेत अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को खोला जाएगा, लेकिन इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन लगा था वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। 8 जून से तमाम ऐसी चीज़ें खुल जाएंगी जिसका इंतज़ार लोग कर रहे थे। आपको बता दें कि 8 जून से होटल, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल जैसे तमाम वो स्थान खुल जाएंगे जिसका इंतज़ार लोग लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन इसके साथ ही लोगों को ध्यान रखना होगा कि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, इसलिए जब भी ये सभी जगह खुलें तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। गृह मंत्रालय ने 5वें चरण में लॉकडाउन को अनलॉक 1 बताते हुए धीरे धीरे सभी गतिविधियों में छूट देने का भरोसा दिया है। वैसे अनलॉक 1 की अवधि 30 जून तक बताई गई है, लेकिन इसकी असल शुरुआत 8 जून से होगी, जब धर्मस्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट व इनसे जुड़ी अन्य सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से SOP जारी करेगा। देश भर में 30 जून तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पहले की तरह कर्फ्यू जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में और कड़ाई होगी। लॉकडाउन की पाबंदियां जारी रहेंगी। तंबाकू उत्पादों पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। हालांकि 8 जून से तमाम वो चीज़ें खुल जाएंगी, लेकिन इसके बाद 30 जून के बाद भी जो स्कूल और कॉलेज हैं ये भी खुलने की उम्मीद है, लेकिन इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना वॉरियर्स को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए AKTO के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें PPE किट सैनिटाइज होगी। इस मशीन का नाम है सैनिटाइज चैम्बर। इस मशीन के अंदर एक बार में 20 से अधिक PPE किट सैनिटाइज होकर दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार होंगी। आखिर क्या है इस मशीन की खूबियां और कैसे ये PPE किट को सैनिटाइज करेगी, देखिए हमारे न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा की रिपोर्ट। AKTU में तमाम आविष्कार हो रहे हैं कोरोना को लेकर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो PPE किट्स होती हैं वो किस तरह से सुरक्षित रहें, उसको लेकर देखिए ये एक बनाया गया है सैनिटाइजिंग चैम्बर। यहाँ पर ये मशीन पूरी बनाई गई है। जो PPE किट्स वगैरह होती हैं, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ पहनता है हॉस्पिटल्स में, वो किस तरह से सैनिटाइजिंग हो और कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार उतनी ज़्यादा बदली भी नहीं जा सकती। ये हुक लगे हुए हैं तमाम, इन पे वो जो PPE किट होगी वो टांग दी जाएगी, लटका दी जाएगी और उसके बाद ये मशीन ऑन हो जाएगी और वो सैनिटाइज करना शुरू कर देगी। हमारे साथ डॉक्टर अनुज हैं, हम इनसे पूछेंगे कि सर इस मशीन का आविष्कार एक तो क्या सोच कर किया, क्या इसके पीछे, क्योंकि कोई भी आविष्कार होता है तो एक सोच होती है उसके पीछे, और दूसरा ये किस तरह से काम करेगी। ये एक्चुअली जो डॉक्टर्स के पास या पैरामेडिकल स्टाफ के पास जो सैनिटाइजिंग जो PPE किट्स हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि PPE किट्स हर जगह उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो उनको अगर हम रीयूज़ कर सकें कोविड वार्ड्स के अलावा, कोविड वार्ड थोड़ा सा सीरियस वार्ड रहता है, उसके अलावा जो बहुत जगह लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस पर्सनल हैं, उन किट्स को सैनिटाइज करने के लिहाज से हम लोगों ने बनाई है। दूसरा इसमें उनके जो छोटे छोटे आइटम्स हैं, पर्स, वॉलेट, बेल्ट या स्टेथोस्कोप, जो भी वो लेके जाते हैं वार्ड के अंदर, उनको भी इसके अंदर सैनिटाइज किया जा सकता है। किस तरह से सर काम करती है ये मशीन और कैसे इसका यूज़ किया जाए? इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने अल्ट्रावायलेट लाइट का भी प्रोविज़न किया हुआ है। ये हैंगर लगाया हुआ है, वो इसलिए कि जब ये इस पर PPE किट हम टांगते हैं तो वो घूमे तो चारों तरफ से सैनिटाइज हो। दूसरा हम लोगों ने इसके अंदर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है, जो यहाँ पे हम लोगों ने एक टाइमर लगाया हुआ है। इसमें हम जितनी देर तक इसको चला सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक ये फॉगर लगा हुआ है, फॉगर मशीन है। तो अगर हम इसको ऑन करते हैं तो
इसमें से फॉग भी निकलती है, जो कि अगर हम देखें इसको 30 सेकंड के लिए अगर हम इसको बंद करते हैं तो ये काफ़ी मात्रा में इसके अंदर फॉग क्रिएट कर देती है और पीपीई किट घूमते घूमते उसमें चारों तरफ से सैनिटाइज होती है। तो जो अल्ट्रावायलेट टाइप सी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, अल्ट्रावायलेट टाइप सी इसके हमने यूज़ किया हुआ है। उसका पर्पज़ ये है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक होती है और जो वायरस है उसका साइज़ लेस देन 300 नैनोमीटर है, तो उसको मारने में वो सक्षम है। ये मशीन तैयार है, यहाँ से फॉग निकलता है और ये जब चैम्बर बंद होता है तो ये जो हैंगर नुमा चीज़ आप देख रहे हैं ये लगातार घूमता है और जितने भी एक बार में कम से कम 15 से 16 पीपी किट इसमें सैनिटाइज हो जाती है और ये सैनिटाइजिंग चैम्बर इसे कहा जाता है। अभी सर इसको कहीं भेजने का कोई, कहीं देने का या कहीं कोई इसका क्या? इसको जो डिज़ाइन किया है हम लोगों ने KGMU से जो इनपुट मिले थे उनके उस पे आधार पे हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है। तो KGMU से ही बात चल रही है इसकी, तो जैसे ही हमको उनकी तरफ से क्लियरेंस मिल जाएगी हम इसको वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे जिससे कि वो इसके इफ़ेक्ट्स को देख सकें और अगर वो इस चीज़ को ओके करते हैं कि ये अच्छी तरह से काम कर रही है, उसके बाद हम इसको कमर्शियल जाके इसको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो KGMU में ये हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हाँ, उम्मीद यही है सर, अब उनकी तरफ से जितनी जल्दी हो जाए। तो जो भी लोग कोरोना वॉरियर्स जिसे हम कहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं और नर्सेज हैं या वहाँ काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, उनको पीपी किट जो दी गई है वो बार बार रीयूज़ हो सके, उसके लिए ये सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया गया है और इसे अब KGMU और जो भी जगह जहाँ जहाँ पर कोरोना के पेशेंट हैं वहाँ पर देने का जो आगे की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है और बहुत ही जल्द ये मशीन आपको, जो कि सैनिटाइजिंग चैम्बर के नाम से है, ये मशीन आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मशीन यहाँ पर है और रेडी टू मूव है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। गोंडा के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के इमामबाड़ा मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया जब पैसा छीनने का विरोध करने एक नशेड़ी युवक ने बमबाजी कर दी। बमबाजी से आसपास के लगभग आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी मुन्ना सुपारी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गोंडा में बेखौफ बदमाशों का कहर जारी है। बेखौफ बदमाश बमबाजी की घटना करने से भी नहीं चूक रहे हैं। बताया जा रहा है मुन्नू नाम के एक युवक पर बदमाशों ने बम फेंका जिसमें कई लोग घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुन्नू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इमामबाड़ा के रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि बमबाजी होने के बाद इतना धुआं निकला कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा और घर में आए मुहारे जब फूट गया, बम मार दिया तो हमने निकलने के बाद में धुआं में चौंधिया गया। हमको कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई मसला नहीं था साहब, न कोई मसला था न मसाइल था। एक लड़के से जो अकबर का लड़का चोट खाए हुए है उससे ये पैसा छीन रहे थे, झटापटी हो रही थी। तो लड़के यहर वहर सब खड़े हुए थे, हटो काबा काबा काबा, तब तक इन्होंने उसके पैर पे बम मार दिया, सब छितरा हो गए। बस ये बात, ये चीज एक घर से पकड़ ले गए हैं, केका पकड़ ले गए जो मारी नहीं बम उन्हें, वो घर वालों का मुन्नू से। और वो हरदम तो भाई लैस रहा था, बम जेब में रख के रहा था। अभी परसों छावनी मस्जिद के पास मार कर ली नहीं, पुलिस खेत दी भाग गए। वहीं पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी सदर लक्ष्मीकांत गौतम का कहना है कि कोतवाली क्षेत्र के इमामबाड़ा मोहल्ले में आपसी कहासुनी होने के बाद मुन्नू नाम के शराबी युवक ने बमबाजी कर दी, जिससे आसपास के आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली नगर क्षेत्र में इमामबाड़ा के पास मुन्नू सुपारी द्वारा शराब के नशे में मोहल्ले के ही हैदर से वाद विवाद किया गया। वाद विवाद के दौरान ही हाथ से बना हुआ बम हैदर के ऊपर फेंक दिया गया, जिसमें हैदर व 3-4 अन्य लोग घायल हो गए और मुन्नू सुपारी अपने छत से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस टीम द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जो घायल थे उन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है और हैदर के पिता द्वारा तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जिस टीम द्वारा मुन्नू सुपारी गिरफ्तारी की गई है उस टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा
2,500 के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। लखीमपुर के मैगलगंज निवासी 50 वर्षीय भानुप्रकाश गुप्ता लॉकडाउन में भुखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। लगातार लॉकडाउन बढ़ने के कारण भानुप्रकाश की नौकरी भी चली गई। उनको गेहूं, चावल, चना राशन दुकान से तो मिल रहा था, लेकिन जरूरत की अन्य चीजें नहीं मिल पा रही थी। दूध, मिर्च, मसाला आदि दुकानदार ने उधार देना भी बंद कर दिया था, जिसके चलते उसने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले अपनी मजबूरी भानुप्रकाश ने अपने सुसाइड नोट में लिखी थी। लखीमपुर खीरी में युवक द्वारा आत्महत्या के मामले में अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। इस मसले को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनको साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। वहीं जतिन प्रसाद ने राज्य सरकार से मांग की कि पीड़ित परिवार को मुआवजे के साथ मृतक की बीमार मां के इलाज की भी व्यवस्था की जाए। लॉकडाउन की वजह से परिवार संकट में, नौकरी संकट में, बीमारी घर में, माता वृद्ध और सरकार की तरफ से कोई सहायता ना मिल पाना, यही सामने आई है बात। यही है ना। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि एक तो हमारा रिश्ता क्षेत्र का बनता ही है, और मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस परिवार को, जहाँ मजबूर हो गया इनका भाई और किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का बाप, ये कदम उठाने पे, तो एक शर्मसार करने वाली घटना है हम सब लोगों के लिए, जहाँ हम उसकी मदद नहीं कर पाए समय में। उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूँ कि आर्थिक सहायता उसके परिवार को मिले, उसकी माता के इलाज के लिए, उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए, उसकी विधवा पत्नी के लिए। ये उनका कर्तव्य बनता है, सिर्फ बातें नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार इस तरफ पहल करे। कल ही मैंने देखा शनिवार को आए चक्रवाती तूफान और ओलावृष्टि से भारी तबाही हुई है। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। करीब 2 दर्जन से अधिक पशुओं की मौत हुई है। दर्जनों पेड़, बिजली के पोल, मुर्गी फार्म, डेयरी फार्म और गैस एजेंसी धराशायी हो गई हैं। बिजली के पोल गिरने से 1 दर्जन गाँवों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। उप जिलाधिकारी इन गाँवों में पहुंचकर वहां के हालातों और हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। यूपी के कन्नौज में भीषण तूफान, बारिश, ओलावृष्टि से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस तूफान में 26 पशुओं को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है तूफान इतना ज्यादा भीषण था कि गाड़ियां हवा में उड़ गई। सैकड़ों पेड़, बिजली के खंभे, कई मकान व दीवार गिर गए। तूफान ओलावृष्टि से हजारों बीघे में खड़ी फसल जलमग्न होकर गिर पड़ी। ग्रामीणों की माने तो इसके पहले जिले में इतना भीषण तूफान नहीं आया था। ऐसी तबाही लोगों ने नहीं देखी थी। बताते चलें कि ठठिया क्षेत्र में एक व्यक्ति के सिर पर बड़ा ओला गिरने से उसकी मौत हो गई। 2 जगह दीवार गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। एक व्यक्ति की मौत पेड़ की डाल गिरने से हुई। तिरवा क्षेत्र के ढाल पर खड़ा ट्रक ट्राली तेज आंधी में पलट गया, जिसमें बैठे 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। मामले में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा में अलग अलग स्थानों पर 6 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं और 26 पशुओं की जान गई है। नुकसान के आकलन के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हमारे जिले में आज दोपहर के टाइम में तहसील तिरवा में चक्रवाती तूफान आया, जिसमें कुछ ओले भी पड़े, बारिश भी हुई और तूफान इतना तगड़ा था कि उसमें एक गैस गोदाम की दीवार भी गिर गई, काफ़ी पेड़ गिरे। इसमें तिरवा तहसील में हमारे 5 लोगों की डेथ हुई है और रेस्ट जो फसलों का नुकसान हुआ है और जो मकान या झोपड़ी के नुकसान हुआ उसका सर्वे हम करा रहे हैं। ये जो गैस गोदाम की दीवार गिरी थी तो उसमें हमारे 4-5 लोग घायल हुए हैं, जिनको तिरवा मेडिकल कॉलेज में तुरंत हम भिजवाए थे। आज जिन लोगों की डेथ हुई है इन लोगों को 4-4 लाख का मुआवजा तत्काल दिया जाएगा और रेस्ट और जो खेत हैं और मकान है, फसल है, उनका सर्वे हम करा करके जो भी उनका अनुमानित मुआवजा हम तत्काल दिलवाएंगे। नहीं, अभी हमारा सर्वे चल रहा है, चूँकि अभी आज की ही घटना है, दोपहर बाद की ही घटना करीब 2 बजे की है, तो हमारी टीम पूरी लगी हुई है और वो कल तक अंदाज़ा है कि शाम तक आइडिया हमें मिल जाएगी कितना कितना हमारा नुकसान हुआ है।
यूपी कांग्रेस के प्रदेश मीडिया संयोजक ललन कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्पीड़न की हदें पार कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने के बाद उनकी जमानत न होने पाए, इसलिए सरकार के इशारे पर बाधा डाला जा रहा है। कोर्ट में पुलिस ने केस डायरी तक नहीं प्रस्तुत की है, जिस कारण कोर्ट को तारीख पर तारीख देनी पड़ रही है। प्रदेश अध्यक्ष की जमानत अर्जी पर शनिवार को भी सुनवाई हुई, लेकिन केस डायरी नहीं होने के कारण सोमवार तक ये टाल दी गई। बीजेपी सरकार कांग्रेसी नेताओं का उत्पीड़न कर रही है और इसमें पुलिस प्रशासन भी अपनी भूमिका निभा रहा है। ये आरोप है कांग्रेस के प्रदेश मीडिया संयोजक ललन कुमार का। उनका सवाल है कि सरकार कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे कराएगी और कितने लोगों को जेल भेजेगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अजय कुमार लल्लू है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवासी मजदूरों की पीड़ा से ध्यान हटाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। सरकार की तानाशाही यही नहीं रुकती। प्रवासी मजदूरों के सेवा कार्य में पूरे प्रदेश में लगे जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता संघर्ष करता रहेगा। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी का आज बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई होनी थी, जो कि एमएलए एमपी सेशन कोर्ट में लगा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने आज भी केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके वजह से अगली तारीख 1 जून को 4:30 बजे सुनवाई होनी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को आप जेल में बंद कर उनकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। हजारों लाखों किसान मजदूर जो लोग पैदल चल रहे थे, जिनकी मदद के लिए वो दिन रात एक करके लगे हुए थे उनकी सेवा में, उनकी आप आवाज़ बंद करना चाहते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही अजय कुमार लल्लू जी की आवाज़ बन करके, कांग्रेस पार्टी के सिपाही बन करके उन गरीब मजदूर जनता की सेवा में लगा रहेगा दिन रात एक करके, कि आने वाले समय में यही जनता आपको 2022 में सत्ता का आईना दिखाएगी, जो आपको सत्ता पे बैठाया है। आज इस भोली भाली जनता के साथ जिस तरह का आप व्यवहार कर रहे हैं और जो मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उनको जेल में फर्जी मुकदमों के तहत आप बंद करें। दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम से कम 90 से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी के नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज करके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाकिस्तान से आई टिड्डी का आतंक पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकारों ने अलर्ट जारी किया है और ये टिड्डी दल कई हाथियों के बराबर फसल भी खा जाते हैं। इनके कारण किसान काफी परेशान हैं। टिड्डी दल कहां से आया और उसका अंत कैसे किया जाए, तमाम विषयों पर न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा ने विज्ञान प्रचारक डॉक्टर सुशील द्विवेदी से बात की है। देखिए उनकी रिपोर्ट। कोरोना के अलावा अगर इस समय कहा जाए तो जिस समस्या से पूरा देश परेशान है, वो समस्या है टिड्डों की। टिड्डे होते बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर वो संख्या में एक साथ संख्या बल में आ जाएं तो वो किसानों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। और इस समय यही चल रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से जो टिड्डी दल आया है वो पूरे देश के 7 राज्यों में अपना कहर बरपा रहा है और साथ में उत्तर प्रदेश के किसान भी उससे परेशान हैं। हमारे साथ विज्ञान संचारक हैं सुशील दुबे जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर टिड्डे किस तरह से नुकसान करते हैं और ये जो टिड्डा दल है ये कहाँ से आया है। देखिए, जो टिड्डे हम अपने चारों तरफ आज के दौर में देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा किसान, हम सब लोग भयभीत हैं, तो इन टिड्डों की अगर हम बात करें तो ये कीड़ों के एक प्रकार हैं। और आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा कि जो ये कीड़े हैं, ये इनका आगमन हमारे आपके आने के पहले ही हो गया था। मतलब हम लोग धरती पर बाद में आए, इसके पहले धरती पर कीड़े आ चुके थे। और ये कीड़े हर जगह पाए जा रहे, नदियों में से लेके हम देखें ज़मीन पर, आसमान में भी उड़ रहे हैं, पहाड़ों पर भी चढ़े हुए हैं, पेड़ों पर भी हैं, हर जगह एवरीवेयर ये छोटे छोटे कीड़े पाए जा रहे हैं। उन्हीं कीड़ों का प्रकार ये टिड्डे हैं। अब जो वर्तमान टिड्डे हम लोग देख रहे हैं, जो ईरान के बाद से होते हुए पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से भारत आए,
ये एक प्रजाति है जिसे उन्हें रेगिस्तानी टिड्डे कहते हैं, जिन्हें हम डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं। वैसे टिड्डों की 4 प्रजातियां होती हैं। एक बॉम्बे लोकस्ट भी होता है, एक वृक्ष लोकस्ट भी होता है, एक प्रवासी लोकस्ट होता है जो माइग्रेंट करता है, और ये चौथा प्रकार का अपना डेजर्ट लोकस्ट है। और ये वैसे देखिए सॉलिटरी एक कीड़ा है, अकेला रहने वाला कीड़ा है। लेकिन जैसा कि आप और हम सब लोग आज बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं, जिसे हम कोरोना का संकट कहते हैं। इस कोरोना की महामारी के दौरान लॉकडाउन से हम लोग इससे कोरोना से लड़ाई लड़ने की कोशिश की, तो इस दौरान चारों तरफ शांति हो गई, निःशब्द वातावरण बन गया, जिसकी वजह से इन टिड्डों ने अपना जो सॉलिटरी हैबिट है इनकी, तो उससे मूव करके स्वार्मिंग और ग्रेगेरियस हैबिट में आना में बदलाव हुआ। और दूसरा जो कारण जो हम और आप लोग देख रहे हैं वो प्राकृतिक असंतुलन है, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया के हर देश प्रभावित हैं। चारों तरफ आप देखिए पूरी आबो हवा बदल गई है। बारिश का कोई हम लोग फिक्स टाइम नहीं कह सकते। सर्दियाँ बहुत दिनों तक इस साल चली, गर्मियाँ अभी चल ही रही हैं, क्या होगा अभी हम देखेंगे। बारिश का पैटर्न आप लोग सब लोग हम लोग देख ही रहे हैं कि जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ बहुत बारिश हो रही है। हाँ, जैसे कि अभी कल भी बारिश हुई। और एक बहुत अच्छी बात अगर कहा जाए सुशील जी ने बताई कि हमारे भी यानी मनुष्य के आने से पहले, ये चीज़ आप जान लीजिए, उसके पहले कीड़े पहले आ गए थे, उसके बाद मनुष्य आया। और जिस तरह से टिड्डों का आतंक है उसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी निकल कर आया है कि जो वातावरण कुछ साफ़ हुआ है और जो प्रदूषण कम हुआ है, उससे इनको और ज़्यादा कहा जाए कि जीने के लिए और उपयुक्त चीज़ें हो चुकी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हम लोग 22 मई को पूरी दुनिया ने एक बहुत बड़ा एक दिन मनाया था। वो जागृति के लिए था, इन्हीं जीव जंतुओं के लिए, इन्हीं तितलियों को बचाने के लिए, इन्हीं अलग अलग कीड़ों को बचाने के लिए। वो था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और अगले 5 जून को भी जो इस बार की थीम रखी गई है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसकी भी थीम यही रखी गई है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब आपके और मेरे मन में, सबके मन में ये बात उमड़ रही होगी कि जैव विविधता क्या है। ये जैव विविधता छोटी छोटी चींटी से लेके एंट से लेके बड़े बड़े हाथी तक, ऊंट तक, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे चारों तरफ छोटे छोटे पेड़, जो काई, समुद्र की काई से लेके बड़े बड़े ये जो पेड़ हमें और आपको दिखाई दे रहे हैं, या पीपल या बरगद का पेड़, तो ये जितने भी सब कुछ हैं, ये सब कुछ हमारी जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी को कंस्टिट्यूट करती। अब इस जैव विविधता के अंतर्गत जैसे आप देखोगे, मैं अगर आपसे एक मुट्ठी, अगर यहाँ पर एक मुट्ठी में मिट्टी लूँ तो इसमें करोड़ों छोटे छोटे कीड़े देखने को मिलेंगे आपको। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती। हमें और आपकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए 2 प्रकार के कीड़े हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। यहाँ पर कोई फीकल मैटर गिरा होगा और कीड़ों ने अपनी एक्शन करके इसको देखिए धीरे धीरे तब्दील किया खाद के रूप में, और कुछ समय बाद ये धरती की उपज बढ़ाने के लिए खाद के रूप में प्रयोग हो जाएगी। तो कहने का मतलब है 2 प्रकार के कीड़े हैं। आप देख रहे होंगे छोटी छोटी तितलियां यहाँ मरड़ा रही हैं, छोटे छोटे भौंरे गुंजन कर रहे हैं। साथ में आप देख रहे होंगे बहुत सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पर अपनी उड़ान भर रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये कीड़े तो अलग अलग प्रकार के, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो मेरी आपकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। अगर वो आपको जान के आश्चर्य होगा भाई साहब कि अगर ये कीड़े अगर धरती पे ना रहें तो हम और आप लोग भूखे मर जाएंगे। हम लोग ये भी एक बड़ा सत्य है कि अगर ये कीड़े ना रहें इस धरती पर तो हम लोग भूखे भी मर जाएंगे, क्योंकि कीड़ों का अपना अलग योगदान होता है। और लेकिन जब किसी भी चीज़ की अगर बहुतायत हो जाती है तो वो नुकसानदेह भी होता है, वो चाहे किसी चीज़ का। लेकिन ये बात समझनी जरूरी है, ये वाले जो कीड़े हैं ये हानिकारक कीड़ों के प्रकार हैं, ये हानिकारक हैं। यानी जो टिड्डे जो आए हैं ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, ये पूर्णतः हानिकारक है, पूर्णतः हानिकारक है। और चूंकि कीड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक बेनिफिशियल और दूसरे होते हैं हार्मफुल, तो ये हमें और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको उदाहरणों से आपको बात बताऊं। देखिए ये जो टिड्डे हैं ये ग्रुप में चलते, एक झुंड में चलते, और भी ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनका एक झुंड अगर हम एक कहीं पर देखें, जैसे अभी बुंदेलखंड में जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ,
वहाँ पर अगर किसान बेचारे देख रहे हैं उनके खेतों में एक दिन में टिड्डा इतना इकट्ठा हो जा रहा है कि एक झुंड से लगभग 10 हाथियों के बराबर वो वहाँ का खाना खा जा रहे हैं, या 25 ऊँटों के बराबर, या फिर ये भी एक 2500 इंसानों का खाना एक छोटा सा एक ग्रुप टिड्डों का खत्म, यानी कि टिड्डे इतने खतरनाक हैं कि वो हाथियों के बराबर खाना चट कर जा रहे हैं। यानी कि किसान की पूरी जो फसल है वो बर्बाद करने में उन्हें एक सेकंड नहीं लगता। टिड्डों के लाखों करोड़ टिड्डों का ग्रुप आता है और वो किसानों की फसल चट करके चला जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये टिड्डे आ चुके हैं और इस समय वो बर्बादी फैला रहे हैं, उनके लिए उपयुक्त माहौल है इस समय? क्योंकि जो भी तरह की समस्या थी पर्यावरण को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर और जो प्रदूषण था उनको लेकर, तो वो समस्या काफ़ी हद तक अब खत्म हो गई है फिलहाल अभी के लिए, और पर्यावरण इनके अनुकूल बन गया है। और ये जो टिड्डे हैं ये किस तरह से जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है। हम इस पर चाहेंगे कि आप कुछ बताएं, चूँकि जहाँ पर हम इस पार्क में हैं आप देखिए कितनी हरियाली है, और ऐसी ही हरियाली जो इस तरह के कीट पतंगे होते हैं उनको पसंद होती है। ये टिड्डे क्या पसंद करते हैं, पहला क्वेश्चन है मेरा, और इनको कैसे भगाया जाए? देखिए, चूंकि अभी हमने जैसे अभी उदाहरण से बताया कि लगभग ये आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 4 से 8 करोड़ टिड्डे इकट्ठे हो जाते हैं, और इनका झुंड चलता है, तो इनको ख़त्म करना भी उतना ही टेढ़ी कीड़ है। अब इनको ख़त्म करने के लिए अलग अलग ढंग से हम और सरकारें लगी हुई हैं, देश लगे हुए हैं। और चूँकि ये टिड्डे, आपने देखा कि ये जो कोमल पत्तियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी ऊपर की पत्तियाँ, फल, ये तने, और इसके साथ साथ छाल, इन पेड़ों की देखिए छाल, इन सबको ये खा जाते हैं। लेकिन इनका जो सबसे जो प्रिय खाना होता है, ये होता है कोमल नई नई पत्तियाँ, जो आप अलग अलग पेड़ों में देख रहे होंगे। तो ये कोमल पत्तियों को खाते हैं, और इतना ज़्यादा इनका वजन भी बढ़ जाता कि एक पेड़ पर जब पूरा झुंड बैठ जाता तो पेड़ भी टूट जाता। अब ऐसी स्थिति में इनको ख़त्म करने के लिए सरकारें अलग अलग ढंग से लगी हुई हैं। जैसे इस बार कोरोना का लॉकडाउन हुआ, वैसे ये टिड्डों का दल चूँकि ईरान से आया है, वहाँ पे इसका ब्रीडिंग 2 बार होता है। एक बार होता है मार्च में और दूसरा होता है सितंबर या अक्टूबर के आसपास। तो इस बार चूँकि मार्च के समय आपने देखा कि पाकिस्तान, भारत, ईरान सब प्रभावित थे, तो उन्होंने दवा नहीं छिड़क पाई, तो इस कारण वो उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि वो हमारे देश में प्रवेश कर गए, और इसके बाद अब हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे ख़त्म करें? ख़त्म करने के लिए एक रास्ता है कि हम केमिकल के द्वारा, केमिकल पेस्टिसाइड छिड़कें, कीड़े मारने वाली दवाएं, जैसे आपने पैराथियन सुना होगा, मेलाथियन सुना होगा, क्लोरीन ग्रुप के इंसेक्टिसाइड सुने होंगे, इनका हम छिड़काव करें, डाईएल्ड्रिन का छिड़काव करें, इन सब चीज़ों का छिड़काव करें। लेकिन आपने देखा होगा कि इसकी वजह से हमारी ज़मीन पर भी कई बार प्रतिकूल असर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो हमारे आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। अगर उनकी संख्या कम होगी तो मेरे घर में जो थाली में भोजन आ रहा है, जो अन्नदाता भोजन बना रहा है अपने खेतों में, वो भी कम होगा, जहरीला होगा, उसकी क्वांटिटी भी कम होगी, क्योंकि कीट पतंगे ख़त्म हो जाएंगे, पॉलिनेशन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं, चूँकि मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, विज्ञान संचारक हूँ, तो मैं तो एक निवेदन करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि इसको, एक होता बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल में क्या करते हैं कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सहायता से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फंगल स्पोर्स हैं, फंगस एक प्रकार के एक सेप्रोफिटिक प्लांट्स माने जाते हैं, तो वो उनके द्वारा उनसे टिड्डों के ऊपर छिड़काव करके उनमें फिर वो इस प्रकार के तत्व निकालते कि वो टिड्डे मर जाते हैं। एक तो ये रास्ता है। दूसरा जो रास्ता है, चीन में इसका सफल प्रयोग हुआ है बतख सेना के द्वारा। बतख के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो बहुत तेज़ी के साथ बहुत कम समय में बहुत सारे टिड्डों का सफाया कर देती है। वो बहुत, जैसे टिड्डे पेटू होते हैं ऐसे ही बतख भी पेटू होती है, खाती बहुत ज़्यादा है, तो वो टिड्डों को भी ख़त्म कर सकती। तो वहाँ पे ये सफल प्रयोग हुआ है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर कई जगहों पर कहा गया है कि शोर मचाया जाए, डीजे बजवाया गया, बिल्कुल ये बात सही है। मैं बुंदेलखंड से हूँ, वहाँ पे किसान आजकल लाउड स्पीकर के माध्यम से चिल्ला रहा है अपने खेतों में, ढोल नगारे पीट रहा है, थाली बजा रहा है, तो इस प्रकार से ड्रम बजा रहा है कि जिससे शोर से ये भागें कीड़े। और यही कारण है कि ये टिड्डे शहर में नहीं आते, क्योंकि शहर में बहुत कुछ कोलाहल वाला वातावरण होता है और खेतों में कम होता है। तो ये एक
बहुत ही सस्ता माध्यम है, लेकिन ये भागेंगे तो दूसरी जगह जाएंगे। और ब्रीडिंग कैपेसिटी इनकी 400 गुना इस बार बढ़ गई है। वैज्ञानिकों ने ये देखा, यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व खाद्य संगठन, उन्होंने देखा, कृषि और खाद्य संगठन ने, कि इनकी जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है वो 400 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अब उस ब्रीडिंग कैपेसिटी को कम करना, जैसे मैं और आप लोग लखनऊ में बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ आम बहुत प्रसिद्ध हैं, आम के बगीचों में अगर इन्होंने कहीं अटैक डाल दिया तो ये तो सब खत्म कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में किसानों से आग्रह किया जा रहा है कि वो अपने खेतों में जहाँ पे आम लगे हैं, बागानों में, वहाँ पर पानी भर दें। तो एटलीस्ट ये ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे इन्होंने देखिए पानी भरा हुआ है, तो ये कम से कम टिड्डे यहाँ पे बैठेंगे तो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो बाग बगीचे हैं उसमें पानी भर कर रखा जाए, और जब पानी वहाँ भरा रहेगा तो ऐसी स्थिति में जो टिड्डे हैं वो पानी में बैठ नहीं पाएंगे। उनको वो खेत चाहिए, वो हरा भरा चारा चाहिए जो उनका पेट भरता है। तो अगर कहा जाए कि टिड्डों का आतंक अभी आगे भी जारी रहेगा तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि जो किसान है वो अपने तरीके से इन टिड्डों को भगाने का प्रयास कर रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी अपने जो पायलट्स हैं उनको कह रखा है कि अगर टिड्डों का कोई दल आता दिखे तो वो हवाई जहाज़ ना उड़ाएं। यानी कि किसान से लेकर और वायुयान तक इन टिड्डों से प्रभावित हो रहा है। फिलहाल सरकार प्रयास कर रही है इन टिड्डों से निपटने के लिए अलग अलग तरीकों का। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो टिड्डे हैं इनसे निपटने के लिए पानी भरा जाए, या जो चाइना में जो टेक्निक अपनाई गई बतख टेक्निक वो अपनाई जाए। तो इस तरह के प्रयोग आगे होते रहेंगे इन टिड्डों से निपटने के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी पूरे देश में, या यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश में भी टिड्डों का आतंक जारी है। हालांकि शहर में टिड्डे नहीं हैं। इसका सबसे बड़ी वजह जो बताई है इन्होंने वो है कि यहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा होता है, यहाँ का मौसम उनके लिए अनुकूल नहीं होता। लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर शांत वातावरण, अच्छी हवा, ताज़ी हवा, अच्छी ऑक्सीजन इन टिड्डों के लिए काफ़ी सहायक साबित होती है, और इसलिए ये गाँव में है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पति अपनी पत्नी का कातिल बना है। डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या के बाद आरोपी ने थाने जाकर सरेंडर भी कर दिया। पुलिस के अनुसार मर्डर की वजह पत्नी के चरित्र पर शक है। आज सुबह 4 बजे बुधनगर खंडुआ का शिवपाल नाम का व्यक्ति थाने पर आया। उसने थाने पर आकर बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या स्वयं कर दी है। इस सूचना पर पुलिस बुधनगर खंडुआ गई तो वहाँ पे ये पता लगा कि ये पहले अपने परिवार के साथ अशोक नगर चंदौसी में रहता था। वहाँ पे एक औरत जो इसकी पत्नी मतलब किराएदारी वो भी थी, ये भी थे, वो साथ लोग आते जाते थे दोनों, इसकी पत्नी और दूसरी किराएदार। इसको अपनी पत्नी पे शक हुआ कि कहीं गलत जगह घूमने जाती है। इसी के आधार पर फिर अपने परिवार को लेकर बुधनगर खंडुआ आया है और रात में 3 साढ़े 3 के लगभग इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। शील बट्टे से मार के इसने अपनी हत्या कर दी है। और उसके बाद तुरंत ये अपने थाने पर आ गया है और थाने पर आके इसने सूचना दी है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। और इसके मारने में इसका बेटा भी पुष्टि किया है कि मेरे पिताजी ने ही मेरी माँ को मारा है। अब इस पर एफआईआर की तहरीर मिल गई है। एफआईआर करके विधिक कार्रवाई। जनपद मथुरा में गंगा में शुद्ध जल छोड़ने को लेकर समाज सेवी ताराचंद गोस्वामी ने सहयोगियों के साथ वृंदावन के बिहारी जी घाट पर रेती से स्नान कर अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सरकार के समक्ष गंगा दशहरा के पर्व को लेकर यमुना में शुद्ध जल छोड़ने के लिए किया गया है। हमारा उद्देश्य तो सीधा है कि यमुना के किनारे आज हम रेती से स्नान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि परसों गंगा दशहरा का पावन पर्व है। इसमें और सड़ा हुआ पानी छोड़ दिया। इससे पहले तो फिर भी थोड़ा ठीक था कि ताकि लोग धर्म के आस्थावान लोग, संत लोग, महात्मा लोग, भक्त लोग यहाँ स्नान न कर सके, न आचमन कर सके। सामने देख रहे हैं आप, नाला सीधा यमुना जी में जा रहा है। हमने इसलिए यह स्नान किया। यदि आज इसमें स्नान करेगा कोई व्यक्ति तो निश्चित रूप से उसको फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली, अनेक बीमारी और कोरोना चल रहा है। ये कोरोना लॉकडाउन लगा दिया लेकिन कोरोना नहीं गया, बढ़ता जा रहा है। लोग गरीबों के यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि रोजी रोटी का सवाल भी हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।